जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर फेडरल पर्पसेस। ये बच्चों ये जहाँ तक कर लिए थे इसको वहीं तक ब्रेक लगा दें। इसका जो 6, 7, 8 पॉइंट है इसको रहने दीजिए। ये उम्र दराज भी है अपनी क्लास में कोई स्टूडेंट? नो सर। अच्छा, ये रोल नंबर 12 उमर दराज कौन है? ये कोई भी नहीं है। सर उमर खान है, उमर दराज नहीं है। ये फर्स्ट ईयर से ना ये फर्स्ट ईयर मुझे लग रहा इनका नाम उमर है। दराज है। इसको मैं उमर आपकी क्लास तो नहीं है। चले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो ग्रांट टू फेडरेशन ऑफ लैंड रिजर्व फॉर फेडरल पर्पज। अब देखिए जो हम चीजें कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये फेडरल पर्पज और डिस्पोज का तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, ये तमाम चीजें जो है ये कुछ बहुत मेजर पूरा क्वेश्चन नहीं इसमें से आ सकता, इसलिए मैं इसमें से छुड़वा छुड़वा के आपको जो है वो करवा रहा हूँ। मेन क्वेश्चन आपके वो फीचर्स के हवाले से, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हवाले से हो सकता है। इनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है। सेलिड फीचर के अंदर आपको ये थोड़ा थोड़ा बीच में ऐड हो सकता है कि जो आज पॉइंट्स करते हैं रोज ब रोज। मैं अभी बता रहा हूँ पेज हमारा जो है वो आज का बच्चों वो है 300 है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे से बात कर रहा हूँ आपसे। तो उस हवाले से मैं बात ये कर रहा हूँ कि इसलिए बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में कर रहे जो है इसके 8, 8, 9, 9, 10, 10 पॉइंट्स, उसमें से मैं 4 या 5 आपको मैक्सिमम करवा देता हूँ जो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत है चीज़ों को, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, दैट्स इट। जैसे ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्विजिशन ऑफ लैंड, पिछला हमने पढ़ा था, इसके हम लोगों ने इसके 8, 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, हम लोगों ने 4, 5 करने हैं, दैट्स इट, और ज़्यादा इसको नहीं करना। तो इस हवाले से जो मैं कटवा रहा हूँ उसको साथ साथ कटवाते जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल्ड हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड है। आगे पेज नंबर ये 300 है, जिसके ऊपर जो है मैं पढ़ाने लगा हूँ आज आपको। ग्रांट टू फेडरेशन ऑफ लैंड रिजर्व फॉर फेडरल पर्पसेस। ठीक है, इसको आप देखिए, ये इसको पढ़ते हैं आज। Where any land in a state is reserved for any federal purpose, the federal government may require the state government, and it shall then be the duty of that government to cause to be made to the Federation a grant of the land is perpetually without restriction as to use of the land, but subject to the payment of the premium to be determined in accordance with clause, and to the payment annually or a appropriate quiet rent। अच्छा जी, कहते हैं कि कोई भी किसी भी रियासत के अंदर कोई भी लैंड जो कि महफूज है फेडरल पर्पस के लिए, ठीक है, वफाक के किसी भी काम के लिए, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सकता है, कोई और एक्टिविटीज हो सकती है, कोई भी लैंड किसी भी रियासत के अंदर फेडरल हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की अवेलेबल हो, फेडरल पर्पस के लिए अवेलेबल हो, कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको रिक्वायर कर सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे,
और स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, जो भी मौजूदा स्टेट की गवर्नमेंट होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फौरन से पहले ये जो ग्रांट फेडरेशन ने ग्रांट की है उस जमीन के हवाले से उसको जो है ग्रांट को पूरा किया जा सके। उसको ग्रांट जो है वो उसकी जो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उसकी जो प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट किया जाए, और जो पेमेंट आपकी सेटल्ड है, प्रीमियम सेटल है अकॉर्डिंग टू योर क्लॉज 2 के तहत, जो हमारी डिटरमिन की गई है, जो पेमेंट का प्रोसेस, जो प्रीमियम मैंने जैसे बताया था कि किस्तें या आपका बीमा करवा लेते उस हवाले से पेमेंट करी लंप सम एनुअली, जो भी तय है अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 उसके मुताबिक जो है वो आप उसको पे कर देंगे, ठीक है। अब ये पे क्या क्या सीन है, कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, ये आगे क्या कितना पे करेगा, ये आगे लिखा हुआ इसमें पॉइंट नंबर जो उसमें 2 है उसमें एक्सप्लेन कर रहा है। The premium referred to in clause shall be equal to the market value of land reduced by। जी, कह रहा है कि जो भी प्रीमियम होगा, जो मुआवजा, जो किस्त, जो बीमा करवाया होगा, वो आपकी जो क्लॉज 1 के अंदर है अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू जो होगी उसकी इक्वल उस प्राइस की, वो आपको पे करना पड़ेगा, वो प्रीमियम देना पड़ेगा स्टेट को। अगर स्टेट उसको इस्तेमाल करती है अपने पर्पस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ फेडरेशन को देगी, ठीक है। आगे ये जो इसका द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट मेड अदरवाइज देन एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट while the land was in use of federal purpose। कहते हैं मार्केट की जो कीमत है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर बनाई जाती है बसूरत दीगर रियासत के खर्च पर, ठीक है, और लेकिन जब तक वो लैंड जो है वो फेडरल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसको रियासत जो है वो पे करेगा, ठीक है, जब तक सिर्फ लैंड उस पर्पस के लिए यूज हो रही है, फेडरल पर्पस के लिए। आगे इसके बी पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए, बस ये आपको इतना जेर भी होना चाहिए कि जो अकॉर्डिंग टू इक्वल ऑफ मार्केट वैल्यू की इक्वल होना चाहिए क्लॉज 1 के अंदर जो शामिल किया गया, बस इतना याद कर लें, आपको आपको मोर देन इनफ है। आगे पॉइंट नंबर 3 है, विदाउट prejudice to clause where any land in a state is reserved for any federal purpose, the federal government may offer to release the land to the state on condition that the state pays to the federation the market value and the amount mentioned in paragraph A and B of clause 2। If the state government accept the offer, the reservation shall cease। अच्छा, ये गौर से सुनिए, वो कहते हैं कि जो लैंड स्टेट ने रिजर्व की होगी फेडरल पर्पस के लिए, ठीक है, कोई भी कहता है जो लैंड है अगर वो जी जी कर लिया सब मैंने। कोई भी लैंड कहता है अगर स्टेट ने रिजर्व की, हुई रियासत की बात कर रहा है, इधर स्टेट जिस तरह मैंने बताया था मलेशिया की डिफरेंट रियासतें हैं मलेशिया के अंदर, उसमें से कहता है किसी भी रियासत के अंदर जो फेडरल पर्पस के लिए कोई भी जो लैंड है उसको रिजर्व अगर किया हुआ है, तो फेडरल गवर्नमेंट उसको ऑफर कर सकती है कि अगर तुम ये जमीन इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये जमीन को रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत में होगी, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट उसका तयन करेगा उसका क्या करना है, तो अगर वो जगह जो है जो फेडरल पर्पस के लिए रिजर्व की गई थी, अगर उस स्टेट उसको रिक्वायर्ड करता है, इसको चाहता है, इसको रिक्वायर्ड करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो जो स्टेट है उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो फेडरल गवर्नमेंट उससे रिक्वेस्ट करेगी स्टेट से कि आप जो भी प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम तय हुआ है उसको आप हमें दे दें, और उसके बाद जो मार्केट वैल्यू होगी, अगर उसको मार्केट वैल्यू पे कर देते फेडरल को, तो स्टेट अपने पर्पस के लिए भी जो है उसको इस्तेमाल कर सकती है उस जमीन को। और जो गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द ऑफर, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या होता है, तो वो जो लैंड है उसके लिए रिजर्व कर दी जाएगी फेडरल गवर्नमेंट। बात समझ में आया कि कोई भी जो लैंड है विदाउट प्रेजुडिस टू क्लॉज, किसी भी तासुब के बगैर, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, कोई भी लैंड जो है वो किसी भी
फेडरल पर्पस के लिए जो है वो अगर उसको रखा गया है फेडरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन फेडरल पर्पस के अलावा अगर फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑफर करती है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें हम इसको रिलीज कर देते हैं आपके लिए, लेकिन उसके बदले जो है स्टेट जो है वो फेडरेशन को मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जो मार्केट की वैल्यू होगी प्राइस होगी उसके हिसाब से पेमेंट करेगा। देन वो जो ज़मीन है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास थी वो स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए रिजर्व कर ली जाएगी, उसके लिए सीज कर दिया जाएगा उसको। ठीक है। अच्छा जी आगे ये फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं जी? Except as provided by this article, land in a state which is reserved for federal purpose shall not cease to be so reserved, and all land so reserved shall be controlled and managed by or on the behalf of the federal government, and the federal government may grant any rights of occupation, control of management or tenancy or lease of the whole or any part of such land to any person. कहता है जो लैंड आप लोग किसी भी रियासत के अंदर स्टेट के अंदर जो लैंड है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की जो रिजर्व की गई होगी, वो उसके ऊपर इख्तियार किसका होगा? वो जो इस जो लैंड है उसके ऊपर इख्तियार जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड बच्चों, वो जो लैंड है उसके ऊपर इख्तियार जो है सिर्फ बेटा पेज नंबर 300 का एंड है, फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं 300 का फोर्थ पॉइंट, 300 पेज है, फोर्थ पॉइंट है उसका नीचे एंड पे। जो ज़मीन रिज़र्व की होगी किसी भी स्टेट के अंदर, उसके ऊपर जो इख्तियार है वो तमाम इख्तियार रियासत का इख्तियार होगा, फेडरल गवर्नमेंट का उसके ऊपर इख्तियार होगा उस ज़मीन को, चाहे वो किसी को किराए पे दे दे, चाहे उसको वो लीज़ पर दे दे। लीज़ मैंने बताया था कि 50 साल 20 साल 30 साल, तो उसके बाद ओन उसको 100 पक्का पक्का नहीं दिया जाता, देन आप उसके बाद उसको वो कैंसिल हो जाता है जब लीज़ का टेन्योर, तो देन वो दोबारा गवर्नमेंट की तहवील में आ जाती है। 100 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 20 साल भी, 10 साल भी, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। या कहता किसी भी हिस्से को उस लैंड के को, पूरी लैंड को कोई फेडरल पर्पज या किसी बंदे को दे दे या थोड़े से उसके हिस्से को दे दे, डिपेंड ऑन फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि इख्तियार सारा का सारा स्टेट की टेरिटरी में बेशक वो ज़मीन है, लेकिन इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करने का, उसके ऊपर जो किसी को देने का लेने का, वो तमाम इख्तियारात जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होंगे, फेडरल गवर्नमेंट उसे ट्रीट करेगी। विदाउट परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट स्टेट ना तो उसको रिजर्व कर सकती है ना उसको सीज कर सकती है, उसके पास इख्तियारात जो है वो नहीं है। ये इख्तियारात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके पास ही है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। आगे नीचे ए पॉइंट में कह रहा है फॉर द यूज ऑफ लैंड बाय सच पर्सन और एनी ड्यूरेशन फॉर द फेडरल पर्पस फॉर विच इट इज रिजर्व फॉर एनी पर्पस एंसिलरी और इंसिडेंटल देयर टू, और ठीक है। कहते हैं वो पर्सन जो है फॉर द यूज ऑफ लैंड बाय सच पर्सन फॉर एनी ड्यूरेशन, किसी भी कितने भी टाइम के लिए वो यूज कर सकता है, फेडरल पर्पस के हवाले से होना चाहिए। लेकिन रिजर्व फॉर एनी पर्पस, लेकिन वो जो पर्पस यूज करे वो मावन और मददगार जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, फेडरल पर्पस के हवाले से, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आगे वाले पैराग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज अनेबल फॉर एनी रीजन टू यूज द लैंड फॉर द टाइम बीइंग, नेक्स्ट पेज पे 301 पे, where the federal government is unable for any reason to use the land for the time being for the federal purpose for which it is reserved for it use by such person for any purpose other than a federal purpose for such duration and on such terms and condition as the federal government may determine। अच्छा, अब वो कहता है कि जैसे मैं बताया कि वो जो ज़मीन होगी वो कितनी किसी भी ड्यूरेशन में कितनी देर तक के लिए भी वो इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी ड्यूरेशन के लिए, लेकिन वो फेडरल पर्पस के लिए होना चाहिए, वो मामन मददगार साबित हो।
फेडरल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर कहता है ऐसा नहीं होता, अगर जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट अनेबल नाहल रह जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, जो जिस पर्पस के लिए, फेडरल पर्पस के लिए उस ज़मीन को रिजर्व किया गया था जिस काम के लिए, अगर वो उस ड्यूरेशन में वो पर्सन उस किसी फेडरल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस कंडीशन के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तयन करेगी फिर कि इसका अब क्या करना है इस स्टेट के साथ। ठीक है, फिर भी जैसे मैंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ही इख्तियार है, उसको आगे उसका क्या करना है, उसको तयन फेडरल गवर्नमेंट उसका तयन करेगी। ठीक है जी। बच्चों इसका जो 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट को आप कट कर दीजिए। लैंड विच वाज इतनी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि फेडरल, किसी भी रियासत में फेडरल की जो ज़मीन होती है अगर रिज़र्व की गई है फेडरल पर्पस के लिए, उसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके पास राइट्स होते हैं, कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है, कौन उसको लीज पे दे सकता है, कौन उसको टेनेंट के हवाले कर सकता है। ये ऑल प्रोसेस जो है वो आपके पास है, और वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी, तमाम चीज़ें जो है डिस्कस कर ली। मोर देन इनफ है। 5th पॉइंट को छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे ये डिस्पोजिशन ऑफ लैंड वेस्टेड इन द फेडरेशन, इसको भी बेटा रहने दे। डिस्पोजिशन ऑफ लैंड वेस्टेड इन द फेडरेशन, अगर एंड पे मुझे जरूरत पड़ी कोई एक आधी चीज किसी पॉइंट जो मैंने छुड़वाई उसमें से करवाने की जरूरत पड़ी तो दोबारा ऐड कर लेंगे, वरना इसको भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाए पेज नंबर 302 पे आ जाइए, 302 सफ़ा नंबर, 302 सफ़ा नंबर के एंड पे आप देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एज टू लैंड वैल्यूज। जी बेटा, पेज नंबर 302 आगे है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एज टू लैंड वैल्यूज। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, जरा सुनिए। 302 पेज के ऊपर लास्ट लास्ट हेडिंग है 302 पेज के ऊपर। वेयर एनी डिस्प्यूट arises between the federal government and the state government as to making of any payment by or to the federation under the foregoing article of this chapter, or as to the amount of such payment, the dispute shall be referred at the instance either of the federal government or of the state government to the lands tribunal appointed in accordance with this article। जी, अच्छा, अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है आपस में लैंड के हवाले से, उसकी वैल्यूज के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो उसका तयन जो है, उसका फैसला जो है वो कौन करेगा, वो कैसे होगा, उसके बारे में ये बात कर रहा है कि कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है ड्यूरिंग आपके लेन देन में स्टेट का फेडरल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो उस डिस्प्यूट को कौन सुनेगा, कौन सॉल्व करेगा, कैसे उसका प्रोसेस है, कहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो इस पॉइंट के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहा है। इसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि डिस्प्यूट अराइज हो जाए देन क्या होगा। कह रहे कोई भी डिस्प्यूट अगर राइज होता है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान में एनी पेमेंट के हवाले से, किसी भी मामलात के हवाले से एग्रीमेंट जब हो रहा उस हवाले से, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो या स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपना जो केस है वो लैंड ट्रिब्यूनल को पेश कर सकता है। ठीक है, और अब लैंड ट्रिब्यूनल जो है वो क्या होती है, वो कैसे बनाई जाती है, वो कौन लोग उसको प्रिसाइड करते हैं, कौन उनको चलाते हैं, कौन फैसला देता है, वो लैंड ट्रिब्यूनल के अंदर कौन होते हैं, उसके बारे में उसने जो है वो इधर थोड़ा लिखा हुआ है। द लैंड ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ जी अ चेयरमैन who shall be appointed by the chief or be qualified to be a judge of federal court.
the justice of the federal court and who shall be or have been court of appeal or high court or shall before Malaysian day have been a judge of the Supreme Court। अच्छा जी, अब क्या कौन कौन जी इसमें देखिए शामिल हो गए जी। इसने कहा है कि आगे BC में और भी चीज़ें हैं जो जो लोग इस ट्रिब्यूनल के अंदर शामिल होते हैं। सबसे पहले चेयरमैन जो है वो अपॉइंट करता है चीफ चीफ को, ठीक है। और वो क्वालिफाइड जो है वो जज फेडरल कोर्ट का भी हो सकता है, जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड हु शैल बी हैव बीन, वो कोर्ट ऑफ अपील ऑफ हाई कोर्ट का भी हो सकता है। मलेशिया डे से पहले वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी जो है वो अपॉइंट रहा हो या हो, तो वो जो है इसका एक मेंबर होता है। आगे कौन कौन होते हैं मेंबर? हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और एक मेंबर जो होगा जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी अपना। जैसे फेडरल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है, तो एक एक बंदे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी एक एक मेंबर जो होगा वो भी इधर जो है उस ट्रिब्यूनल के अंदर जो है एज ए मेंबर के तौर पे शामिल होगा, ठीक है। उसने कहा ये मेंबर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड सी पॉइंट में कह रहा है मेंबर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जी, स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों का एक एक जो नुमाइंदा है वो भी ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो लैंड ट्रिब्यूनल जो बनाया गया उसके अंदर जो है वो शामिल होगा, ठीक है जी। जी आगे क्या कह रहे हैं? द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ लैंड ट्रिब्यूनल शैल बी रेगुलेटेड बाय रूल्स ऑफ कोर्ट फ्रेम बाय द रूल्स कमेटी टू अदर अथॉरिटी हैविंग पावर टू अंडर रिटन लॉ टू मेक रूल्स और अदर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द फेडरल कोर्ट। अच्छा जी, अब आसान अल्फाज में इसको समझे। वो कह रहा है कि फॉर जो लैंड ट्रिब्यूनल की जो रूल्स रेगुलेशन है वो कहाँ से आए हैं, वो किसने बनाए हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये फैसला होगा। वो कहता है वो जो रूल्स ऑफ कमेटी ने जो उनके पास अथॉरिटी है कि वो जो है ये रूल्स को तरतीब दे बनाए। वो कहता है जो रूल्स कमेटी ने जो भी फ्रेम किए रूल्स बनाए गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स जो है वो इसका फैसला सुनाया जाएगा या इसका फैसले के ऊपर जो है वो नजरसानी की जाएगी। जो भी मामला तो अकॉर्डिंग टू रूल्स कमेटी के जो भी इसके लॉज फ्रेम किए गए हैं, ठीक है जी। आगे फोर्थ पॉइंट है जी, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द लैंड ट्रिब्यूनल टू द फेडरल कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। जी कह रहा है कोई भी अपील कानून के किसी भी सवाल पर जो फेडरल ट्रिब्यूनल है ये जो आपका ये वफाकी अदालत में पेश होगा। लाइक कोई भी किसी किस्म का भी था बेटा, आज मैंने तो एडमिट कर दिया हुआ था, आप कनेक्ट नहीं हो रहे थे, आप डिस्कनेक्ट हो रहे बार बार। मेरा नेट स्टेबल है। जी कोई भी कहते हैं अपील को जो है वो रखा जा सकता है लैंड ट्रिब्यूनल के आगे। किसी कोई भी अपील कानून के किसी भी सवाल पर जो फेडरल ट्रिब्यूनल है से वफाकी अदालत में पेश होगी, ठीक है। ये वो बात कर रहा है। तो फेडरल ट्रिब्यूनल से वफाकी अदालत में जो फेडरल कोर्ट है उसके अंदर होगा, ठीक है जी। ये बात कर रहे हो आप उनके सामने अपनी अपील जो है वो रख सकते हैं। अच्छा जी बेटा, ये आगे क्या कह रहा है अगले पेज? ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद आगे 304 305 बच्चों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, घबराने की जरूरत नहीं है, तकड़ा होने की जरूरत है। जैसे इमरान खान आपको कहता है कि डरना मरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो इसलिए डरना और घबराना नहीं। जहाँ फंस जाएंगे वहां से दोबारा पढ़ लेंगे, आप कोई मसला नहीं है।
जहाँ पे आपको लगे नहीं कुछ समझ आ रहा तो उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, टेंशन ना लें, ठीक है। आगे ये एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 83, 87 स्टेट्स रूलर, मैंने इसको देखा नहीं है, ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना, इसको मैंने रीड आउट करके देखा नहीं है कि ज़रूरी है नहीं है। अगर तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है तो उसको स्किप कर देंगे। अगर कोई काम की इंफॉर्मेशन इसमें हुई तो इसको फिर हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों मैंने आपका जो है इसके ऊपर अभी आजकल मैं आपका टेस्ट भी लेने का सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर आपका थोड़ा सा आपसे कुछ सुना तो जाए, जो मैंने पढ़ाया है कुछ आप याद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कुछ थोड़ा सा आपको दूं और आप मुझे उसको लिख कर आप मुझे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो पेजेस को व्हाट्सएप करें, मैं ज़रा पढ़ूँ क्या लिखते हैं। अब कितना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो आपकी कैपेबिलिटी कितनी थोड़ी सी मैं चेक करूँ, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ मैं। तो कल चेक कर लिया जाए फिर, क्या ख्याल है? सर नेक ख्याल है वैसे। ख्याल तो बहुत अच्छा है वैसे, होना भी चाहिए। असल में शुरू में मैंने आपको इसका जो स्टार्ट था मुझे वो भी आप लोगों को एक दफ़ा मैंने कहा था ज़रा ज़ुबानी सुनूंगा मैं आपसे, लेकिन आपने जो है वो मुझे जो है उसको उस दिन भी याद नहीं किया था क्लास में शायद। वो स्विट्ज़रलैंड का था, वो मेरे ख्याल में मलेशिया का नहीं था, स्विट्ज़रलैंड का था शायद। जी सर, स्विट्जरलैंड का था। हाँ, ये माशाल्लाह 170 पेज से शुरू हो रहा है, 175 से, और 300-350 में 150 सफ़ा पढ़ लिए इसका। तो स्टिल इट्स बीन वर्किंग। सर अच्छा, बता दें या बता देना, वो याद कर लेंगे, पढ़ आज लेंगे बेटा जितना मैं करना है। आपको जो है वो बताता हूँ क्या करना है, थोड़ा सा देखूँ मैं ज़रा, उसके बाद आपको फिर बताता हूँ। टाइमर भी चल पड़ा है। अ, जी अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये आपका जो स्टार्ट होगा यहाँ से मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 175 से, इसको आप ज़रा देखें। इसके अंदर जो नोट्स वाले पेजेस हैं वो आप नहीं करेंगे अभी, मतलब कि वो शामिल नहीं होंगे जिसके ऊपर नोट्स लिखा हुआ है स्टार्ट में। फंडामेंटल लिबर्टीज के हवाले से पेज नंबर 180, पहले तो स्टार्ट थोड़ा सा जो है इसका 174 पेज है, उसके बाद आ गई 176, 77, 78 कट जाते हैं, इसमें नहीं कुछ है। 179 का एंड भी आगे, 180 पे आपका फंडामेंटल लिबर्टीज आती है, इसमें इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बच्चों इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फंडामेंटल लिबर्टीज, और ये स्टार्ट वाले पेज मैं आपको निशान लगवा देता हूँ पेजों पे दोबारा। 174, 175, उसके बाद आगे आ जाता है 180, 3 पेज हो गए। 182, 182 जहाँ से ये इक्वालिटी स्टार्ट होता है, इसके आगे से जो जितना कटवाया हुआ है वो और जो शामिल है वो। उसके बाद 184, उसके बाद 185 भी,
और 186 187 बस। इसमें से आधे आधे पेजेस खाए हुए हैं, नोट्स वगैरह लिखे हुए वो कट जाएंगे। अभी 4-5 पेज है, इनको देखिएगा। अटेंडेंस में आपकी लिख लूँ, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। भाई ये चीटिंग है, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। एक सेकंड स्टूडेंट्स पे आपकी अटेंडेंस लगा लूँ जरा। जी स्टूडेंट्स, ज़िशान रियाज, राना अमीन, हमज़ा, कमर, शमूना, फैज़ान, हुसनैन अहमद, मुनज़्ज़ा, हुसनैन नवाज़, अमीर हमज़ा, आप लोग मेरे पास प्रेजेंट हैं। चलिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आप लोगों ने ये इसको जो है ना लिखना है, इसको आपने इन टॉपिक्स में से जो है, मैं लेकिन अलग अलग आपको देना चाह रहा था। एक कब काम करेंगे, कल आप ये सब याद करके आए, मैं आपसे डिफरेंट इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिखवा के आपसे पूछूंगा, और वो जो लिखा होगा आप मुझे व्हाट्सएप सेंड पे तस्वीर लेके सेंड करेंगे आपने क्या लिखा है, ठीक है। लिखना कैसे आप याद करके कल आइएगा। कल ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल मैसेज करके कि आपने क्या क्या लिखना है, और आप उसी टाइम पे जो 40 मिनट्स होंगे लेक्चर के, उसमें आपके पास 20 मिनट्स होंगे। 20 मिनट्स में मैं आपसे कुछ लिखवाऊंगा, वो आप लिखेंगे, लिख के जो है वो आप मुझे उसकी तस्वीर सेंड करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होगा कल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।